हल्दी घाटी की स्मृति और हल्दी घाटी की स्मृति के साथ भारत में अनादि त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण, शौर्य, संघर्ष का जो इतिहास है, इतिहास से सनी हुई माटी से अभिनंदन का, स्वयं को अभिषिक्त करने का आज पर्व है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। दो दृष्टियों से। एक तो जिस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति जी छोटा विश्वविद्यालय बता रहे थे, उसका इतिहास बताया जाना थोड़ा जरूरी लगता है। 1940 में स्थापित हुआ था। गांधी ने एक अभियान चलाया था भारत में शिक्षा का, भारतीय शिक्षा का, जिसके तहत पहला विद्यापीठ बनारस में स्थापित हुआ था, दूसरा विद्यापीठ गुजरात में स्थापित हुआ था, तीसरा विद्यापीठ बिहार में स्थापित हुआ था और चौथा विद्यापीठ राजस्थान में स्थापित हुआ था। वही राजस्थान विद्यापीठ है जिसे बाद में इसके संस्थापक महान साहित्यकार, कवि, समाजसेवी, स्वतंत्रता आंदोलनकारी जनार्दन राय नागर, जिन्हें व्यास के रूप में, जो विस्तारित करता है, उस व्यास के रूप में समूचा राजस्थान आज भी जानता है। हमें से बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारतीय इतिहास में महानायकों पर हिंदी में पहला बहुखंडी मल्टी वॉल्यूमिनस जो उपन्यास लिखा था वह जनार्दन राय नागर ने लिखा था। आदि शंकराचार्य पर 10 खंडों में प्रकाशित है, 5,500 से अधिक पृष्ठों का। तो विश्वविद्यालय भारत की आजादी के लिए में लड़ने के लिए बना था और बाद में भारत को, गांवों के भारत को, ग्रामीण भारत को, कृषि पर केंद्रित भारत को, राजस्थान की विपरीत परिस्थितियों में श्रेष्ठ किसी कैसे हो, इसके लिए विकसित किया गया है। एक चीज तो ये परिचय विश्वविद्यालय का जरूरी था। उसके कुलाधिपति हम सबके बीच उपस्थित है और हम में से अधिकांश उनसे परिचित है। 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, कुलाधिपति हैं। पदेन न होते हुए निर्वाचित रूप से 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति का होना यह भारत में अकेली घटना है। उस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय जब कह रहे थे छोटे विश्वविद्यालय के साथ किया गया, तो मुझे लग रहा था कि कहीं मेरी सेवा में, मेरे आतिथ्य में, उनके सम्मान में कोई खता हुई है क्या। लेकिन वो हुई भी होगी तो वो माफ करेंगे। मैं बार बार ऐसा करता रहता हूं और बार बार वो मुझे क्षमा करते रहते हैं। विश्वविद्यालय के जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति कर्नल सारंग देवत जी, हम सबको पता है कि उस परंपरा से आते हैं जिनके पूर्वजों ने हल्दी घाटी में भी बलिदान किया। उस समय जिस कारण से इनके पूर्वजों को लड़ने की जरूरत थी और जिन साधनों से लड़ने की जरूरत थी, उस कालखंड में इनके पूर्वज पूरी बहादुरी के साथ और इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है जिनका नाम, इस रूप में लड़े थे। लेकिन एक परिचय छूट गया था कि आज दुनिया में लड़ाई जिससे लड़ी जा रही है, दुनिया में साइबर वॉर का जमाना है, हम सब जानते हैं। आज जिन संसाधनों से लड़ाई लड़ी जाती है, हमने भी अडॉप्ट किया था, बहुत समय से अडॉप्ट कर लिया था कि संगणक के आधार पर ज्ञान का विस्तार कैसे करेंगे, ताकत का विस्तार कैसे करेंगे। देश के प्रख्यात संगणक वैज्ञानिकों में से एक कर्नल सारंग देवत है।
तो आज भारत के लिए जिस रास्ते से लड़ना है, उसकी लड़ाई लड़ने वाले कुलगुरु हैं, प्रत्यक्ष लड़ने वाले। मंच पर ऐसे लोग हों जिनका सीधा रिश्ता भारत की उस महान और शौर्य परंपरा के साथ है, जिनके रगों में वही रक्त दौड़ रहा है जिस रक्त ने स्वदेश, स्वधर्म, स्वबोध, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए हल्दी घाटी का इतिहास रचा था। तो मेरे जैसे आदमी को बोलना तो नहीं चाहिए। बंद करें। मेरे बंधु प्रतिकुलपति द्वय प्रोफेसर रंगनाथ प्रसाद शुक्ल जी, प्रोफेसर चंद्रकांत रागड़ जी, विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री कादर नवाज खान जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रदर्शनकारी कला विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी, समुपस्थित सभी आचार्यगण, शिक्षक बंधु, मेरे युवा शोध छात्र छात्राएं, विद्यार्थी मित्र, ये कुर्सियां जो कुछ खाली हैं, क्यों है ये भी बताना जरूरी है। आज भर जानी थी कुर्सी, लेकिन देश में एक दावानल दहका है और उस दावानल के दहकने के कारण से कल की तारीख में ढेरों ट्रेनें कैंसिल हुई, स्थगित होने के कारण से, जो कल चल करके आज आने वाले थे। और इसीलिए इस कार्यक्रम को 5 बजे शाम का सोचा भी था कि तब तक सब आ जाएंगे, लेकिन उसमें से अधिकांश को अपनी यात्राएं स्थगित करनी पड़ी है। अब जब देश में दावानल दहका है, सेना में भर्ती और नाभर्ती के सवाल पर दहका है, अग्निवीर बनेंगे कि अग्निकांड करेंगे, इस प्रकार के विकल्प पर दहका है। इस परिस्थिति में स्वाभाविक है इस देश को, जो देश के इतिहास में लड़े थे, बिना पेंशन की गारंटी के लड़े थे, मिली भी नहीं, बिना वेतन की गारंटी के लड़े थे। राजा खुद जंगलों में था, सिपाही को वेतन देने की परिस्थितियां नहीं रही। ये सब हल्दी घाटी के युद्ध के पूर्व की बात नहीं कर रहा हूं। वैसे राणा का खजाना ऐसा नहीं था जैसा बाद में बताया गया। एक सुव्यवस्थित राज्य था, समृद्ध राज्य था। राणा कुंभा के समय से लेकर के राणा प्रताप तक लगातार वह समृद्धि के, सुव्यवस्था के, सुशासन के, सुशिक्षा के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। और शायद चित्तौड़ का वह इलाका इसी कारण से संपूर्ण देश में स्थापत्य की दृष्टि से, सिंचाई व्यवस्था की दृष्टि से और रत्नों के व्यापार की दृष्टि से तब भी केंद्र में था, आज भी केंद्र में है। लेकिन सिपाहियों को इस बात की गारंटी नहीं थी और इसके लिए वो लड़ भी नहीं रहे थे। वह भील सरदार पुंजा की याद हल्दी घाटी के बहाने करनी है, जो राणा की सेना का कोई नियमित हिस्सा नहीं था। उसकी याद करनी है, उन भीलों की याद करनी है, उन लड़ने वाले भीलों की याद करनी है देश के लिए। आज की भाषा में कहा जाए तो वो वंचित सभाओं के सदस्य थे, वनवासी थे। वन तक राज्य था नहीं था मालूम नहीं, लेकिन वंचित समूह का सदस्य होने के बाद भी अपनी माटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, स्वातंत्र के लिए, स्वधर्म के लिए, स्वबोध के लिए अगली पंक्ति में आता है। ये कोई पहली लड़ाई भी नहीं थी। इसका उल्लेख रागड़ जी ने अपने स्वागत भाषण के समय भी किया था, जब
हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए, हिंदू पदपादशाही की स्थापना के लिए हल्दी घाटी के होने के 100 वर्ष बाद, ठीक 102 वर्ष बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तो उस राज्याभिषेक की परिस्थितियों को भी ले आने में जिन मावले रणबांकुरे वीरों का योगदान था, वो भी समाज की मुख्यधारा के लोग नहीं थे, किसान परिवारों से थे। आज की भाषा में कहा जाए तो पिछड़े हुए समाज के लोग थे, अत्यंत पिछड़े हुए समाज के लोग थे। एक सामाजिक ताने बाने में विविध प्रकार के स्तर हो न हो, नहीं होने चाहिए, बात सही है, लेकिन अगर हो तो भी क्या इसकी शत्रुता देश से निकाली जाएगी, इस धरती से निकाली जाएगी, इस धरती के उन चीजों से निकाली जाएगी, इस देश की उस संपत्ति से निकाली जाएगी जिस पर सबका साझा है। यह प्रश्न ऐसा है जिस प्रश्न के आलोक में हल्दी घाटी की स्मृति हमको, यह विषय अलग है कि अग्निवीर आए तो पुराने सैनिक विदा तो नहीं किए गए, ये तो कोई आदेश अभी तक निकला नहीं है कि नई भर्तियां रेगुलर सेना में नहीं होगी। और परिस्थितियां क्या है, युक्ति देश से बड़ा अगर राजनीति होती है तो इस प्रकार की परिस्थितियां आती है। उसमें ऐसे लोग भी विरोध कर रहे हैं जो इस देश में अनिवार्य सैनिक सेवा की बात कर रहे थे। हम भी स्वागत करते हैं इस प्रकार की बात करने वालों का, हमने भी की थी। इस देश में अधिकांश लोगों ने जिनको देश की चिंता की कि देश में रक्षा के मामले में देश का धन कम खर्च हो, इस देश के युवाओं की धमनियों में वह रक्त बहता है जो भारत मां की पुकार होने पर अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार रहना, यह उसकी याद है। पीछे यहां बैठे हुए बहुत सारे लोगों को ध्यान में होगा, कुछ एकदम जो युवा पीढ़ी है उसके ध्यान में नहीं होगा। इस देश में एक बार कारगिल में लड़ाई चल रही थी, हर गांव में सैनिकों के शव आ रहे थे। उस समय भी गया के सैनिक भर्ती केंद्र पर गोली चली थी, मिलिट्री पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, लेकिन कारण यह था कि पहले मेरी भर्ती करो, हमको लड़ने का अवसर मिलेगा। परिस्थितियां ही बदल गई। सेना में जाना इस देश की सेवा, इस देश की रक्षा, इस देश के नागरिकों की रक्षा के लिए जाना है। यह त्याग का, बलिदान का, शौर्य के उत्कर्ष का अमृत अवसर है। इस रूप में जिस देश में धारणा रही है उस देश में सेना का सवाल, वो भी गलत ही सही, सवाल तो गलत खड़ा हुआ है, लेकिन गलत ही सही, पेंशन नहीं मिलेगी कि मिलेगी, इस पर लड़ाई होने लगी। भारत मां के लिए शीश चढ़ाने और शीश कटाने की इच्छा रखने वाले भाड़े के सैनिक के रूप में अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं। इस देश के अंदर पिछले कुछ दशकों में युवाओं के स्वभाव को साजिश के अंतर्गत बदलने की कोशिश, 90 के बाद उपभोक्तावाद का एक स्वरूप आया है, खाओ पियो मौज करो, इस प्रकार की जो अवधारणाएं आई हैं, उन अवधारणाओं ने युवा मन को विद्रूप किया है। ऐसे में निश्चित रूप से युवा सचेत हो सके, युवा स्वाभिमान युक्त हो सके, युवा राष्ट्रभक्त हो सके, देशभक्त हो सके, भारत मां के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का अनुभव कर सके, इसको मन में जागृत करने के लिए कुछ दीपक की आवश्यकता होती है। हल्दी घाटी की माटी ऐसा ही एक दीपक है।
का जो समझौता हुआ उस समझौते की सबसे अच्छी बात जो है, इस देश में सिर्फ युद्ध की ही जरूरत नहीं है, इसमें बुद्ध की भी जरूरत तो है, इसमें शांति की जरूरत है, सद्भाव की जरूरत है, करुणा की जरूरत है। लेकिन मैं दिनकर की पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा इसमें, एक हाथ में परुष और एक में कुश है, यह देखो आता यह भारत का भाग्य पुरुष है। संस्कृत की पुरानी परंपरा रही है जो कहते उभयोपि समर्थो हम शापादपि सनादपि। हम अपने त्याग के द्वारा, अपने तप के द्वारा, अपनी शांति की दृष्टि के द्वारा अहिंसा की वह स्थिति ले आने वाले लोग रहे जिसमें सभी प्रकार का वैर भाव समाप्त हो जाए। लेकिन सिर्फ वैर भाव समाप्त होना त्यागी, तपस्वी, शांति पुजारियों, अहिंसक दृष्टि से समाज में काम करने वालों के लिए संभव होता तो दुनिया युद्ध विहीन होती। दुनिया हमेशा कुछ लोगों के कारण से नकारात्मक होती रहती है। उस नकारात्मकता को रोकने के लिए ऋषि तप कर सके, राक्षस उनके तप को विध्वंस न कर सके, गुरुकुल में अध्ययन अध्यापन होता रहे, इसके लिए विश्वामित्र जैसा समर्थ व्यक्ति दशरथ के पास जाकर के 2 किशोर मांगता है। वो किशोर भी 18 वर्ष के हैं। वो कहते हैं सेना ले लो, रेगुलर आर्मी की बात कर रहे हैं। वो रेगुलर आर्मी कैसी है? जिसने देवासुर संग्राम जीता है, देवताओं की ओर से लड़ करके असुरों को पराजित किया है। वो दशरथ कहता है मैं अपनी सेना लेकर के चलता हूं। विश्वामित्र कहता है नहीं भैया, हमको देना हो तो ये दोनों अपने बालक दे दो, और नहीं तो मैं चला कुछ और करूंगा। इस देश के इस इतिहास में सेना के सवाल पर जो वातावरण बनाया जा रहा है वो आने वाले दिनों में इन बलिदानियों के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर। पूरी योजना उसी सेना में उसको भी जाना है। जरूरत पड़ेगी तो वो भी लड़ेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ दिन बाद आएगा और काम करेगा। 17 वर्ष की उम्र में जाएगा, 17.5 वर्ष की उम्र में जाएगा, 23.5-24 वर्ष की उम्र में वापस आ जाएगा, और इस बीच +2 करके जाएगा तो स्नातक की डिग्री लेकर के आएगा। ये खराब है कि अच्छा है, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन हमने किया क्या? इस देश में इस पर बुद्धिजीवी चुप है। एक दिन ही देश में आग लग गई, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कॉल भी नहीं किया मूवमेंट का, सपोर्ट जरूर किया है, सबने लिख लिख करके सपोर्ट किया है, लेकिन किसी ने कॉल नहीं किया, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि हम आंदोलनकारी थे। पहली बार इस देश में नौजवान ऐसा आंदोलन करता हुआ दिखाई दे रहा है जो सब मुंह को ढक करके लड़ रहा है। नकाबपोशों का आंदोलन चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से भारत के उस इतिहास को याद करने की जरूरत है। वो हल्दी घाटी की लड़ाई होगी, वो महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी और द्विवेद की लड़ाई होगी, तो शिवाजी महाराज की सरहद की लड़ाई होगी। वो जलियांवाला बाग में बलिदानियों का बलिदान होगा या चौरी चौरा में दिया गया बलिदान होगा। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और उसके उन रणबांकुरों का बलिदान होगा। ये सब भारत के लिए लड़ रहे थे, पेंशन और वेतन को उनके भोजन के भी नाले थे। यह देश युवाओं का ऐसा देश रहा है। मैं एक उदाहरण के साथ बात को खत्म करूंगा, थोड़ी चर्चा हल्दी घाटी की करने के साथ, कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि पूरे देश में वो लड़ना चाहते थे और रसा से हथियार ले आकर के लड़ना चाहते थे।
इस बीच चंद्रशेखर आजाद की माताजी की तबीयत खराब थी और तय हुआ कि इस इकट्ठे पैसे में से कुछ पैसा उनके इलाज के लिए भेज दिया गया। हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुझे जन्म देने वाली माँ के लिए, अगर भारत माँ के लिए इकट्ठा किया पैसा खर्च होना है तो माँ के लिए बंदूक की एक गोली काफी है। ये खराब हो सकता है, कठोर हो सकता है, कुछ लोगों को ये अत्याचार लगेगा, लेकिन इस दृष्टि के साथ भारत की मां की सेवा करने वाले नौजवानों के देश में उस देश में जहां अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, 2001 में सेना में भर्ती करो, भारत मां के लिए गोली खाने का पहला अवसर मुझको मिलना चाहिए। इसके लिए लड़ने वाले नौजवान जिस गया में थे, उसी गया में, उसी समस्तीपुर में पेंशन दो नहीं तो ट्रेन जला दूंगा। ये परिवर्तन जो आया, इस परिवर्तन के बीच ये राष्ट्र, ये देश हजारों वर्षों से जो अनवरत संघर्ष चला है और जिसमें जाने कितने लोगों ने बलिदान किया है, उनको किसी को पेंशन मिली क्या? 1857 के युद्ध में एक पेड़ पर 100 लोग फांसियों पर लटका दिए गए। तेजी इतनी थी कि जो कैपिटल सेंटेंस ऑर्डर बना था उसमें नाम भी पूरा नहीं लिखा गया, पते भी नहीं है। उनको पेंशन मिली थी क्या? सारी चीजें स्वयं के जीवन तक, मेरे जीवन तक, मेरी सुख और मेरी सुविधाएं, मेरे सुख और मेरी सुविधाओं से अतिरिक्त समाज में कुछ भी अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार का समाज क्या स्थायी समाज होगा? इस प्रकार के समाज में कोई व्यवस्था चल सकेगी क्या? इस प्रकार के समाज में उन्नति हो सकेगी क्या? इस प्रकार के समाज में शांति आ सकेगी क्या? इस प्रकार के समाज में करुणा संपन्न व्यक्ति निर्मित हो सकेगा क्या? इस प्रकार के समाज में समानता मिलेगी किसी को क्या? इस प्रकार के समाज में कोई स्वतंत्रता पूर्ण ढंग से जीवन जी सकेगा क्या? इस प्रकार के समाज में कोई निर्भयता से अपनी बात को कह सकेगा क्या? आज देश इस सवाल पर खड़ा है। जब देश इस सवाल पर खड़ा है तो स्वाभाविक है ज्ञान, शांति और मित्रता के भाव को शौर्य, सक्रियता और त्याग का संबल चाहिए। वर्धा और उदयपुर के बीच का यह रिश्ता शांति, मित्रता और ज्ञान की परिस्थितियां ठीक से निर्मित हो सके, इसके लिए जिस शौर्य की, जिस स्वाभिमान की और जिस त्याग की आवश्यकता है, का संबल जिसको चाहिए, वह आज के समझौते से निश्चित रूप से पूरा होने की दिशा में कुछ कदम चलना हो सकेगा। इसका प्रश्न, मेरे कई सारे मित्र, जब मैं हल्दी घाटी स्मृति स्थल का निर्माण कर रहा था, कि गांधी के धरती पर ये हल्दी घाटी की याद आप क्यों लेना चाहते हैं? तो मुझे याद आते हैं 1942 से 1944 के बीच के गांधी। जब 42 का आंदोलन हिंसक रास्ते पर चल पड़ा
तो उनसे कहा गया कि इसमें तो हिंसा हो रही है और हिंसा की बात कर रहे थे। तो गांधी ने कहा हिंसा और ये ठीक बात नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस हिंसा के जिम्मेदार भारतवासी नहीं है, अंग्रेज है। जिस प्रकार की परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में हिंसा के सिवाय कोई निकले रिकॉर्डेड है। एक लंबा पत्र है। सवाल इस बात का है आज समाज के सामने कि क्या हम मूल्यों पर आधारित समाज बना सकेंगे? क्या हम इस प्रकार के संवाद की प्रक्रिया कोई बना सकेंगे जिसमें वो सपना भारत की आजादी के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने देखा था, विशेषता बाबा साहब ने देखा था कि हम संवैधानिक आधार पर भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की परिस्थितियां दे सकेंगे। और भारतीय दृष्टि और प्रयासों के साथ दे सकेंगे। वो प्रश्न आज बहुत ही महत्वपूर्ण बन कर के अब ये ट्रेनें चलाने की घटना एक तात्कालिक घटना है, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। भारत का युवा इस प्रकार नहीं है कि उसे ज्यादा दिन बरगलाया जा सकता है। परिस्थितियां बदलने लगी हैं, वो वापस लौटने लगा है, उसे फिर से सच समझ में आने लगा है। एक आक्रोश की अभिव्यक्ति थी, वो हुई है। कोरोना के बाद लंबे समय तक निष्क्रिय पड़ा हुआ, कोरोना के कारण से लंबे समय तक निष्क्रिय पड़ा हुआ युवा था, उसको थोड़ी सक्रियता दिखाने का अवसर मिला है, उसने दिखाया है। इससे अधिक नहीं है। लेकिन इसके बहाने मैं आप सब वो हो जिनको उच्च शिक्षा में श्रेष्ठतम शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये परिस्थितियां आती क्यों, इसकी तरफ आपका ध्यान देना चाहिए। इसलिए कि हमने वो ग्लोबलाइजेशन के मॉडल में 1980 के बाद पूरी दुनिया में पोस्ट मॉडर्निटी की जो ऐन्द्रिक आस्वाद केंद्रितता का संसार निर्मित करने का अभियान दिया प्रारंभ हुआ था, उसका हिस्सा अपने को बना लिया है। उपभोक्तावाद के संसार में जीते हुए हमको भी कभी गुस्सा आता है, यहां भी गुस्सा आता है। खाना अच्छा नहीं है इसके सवाल पर उसको फेंक देते हैं। गुस्सा आना अच्छी बात है, प्रतिरोध करना अच्छी बात है, लेकिन वो अन्न क्या भारत के हर आदमी को वैसा भी मयस्सर हो रहा है जिसको हमने फेंका है? ये कभी देखने का विचार किया है क्या? कभी सोचने का विचार किया है क्या? शहर में गली चौराहों में जूठे की तरफ दौड़ते हुए बच्चों को देखा है क्या? याद आएगी तो यह प्रतिक्रिया दूसरे किस्म की होगी। और थी 1965 में इस प्रकार की स्थितियां थी कि पूरे देश को चाह करके भी भोजन नहीं दिया जा सकता था। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा गमलों में गुलाब की जगह गेहूं उगाएंगे, जरूरत पड़ेगी एक वक्त नहीं खाएंगे, लेकिन अमेरिका के आगे गेहूं के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। इस स्वाभिमान को समझना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, राणा प्रताप घास की रोटी खाते थे, ये कहानियां हमने पढ़ी है। घास वास की रोटी नहीं खाते थे। जो कुछ भी उन्होंने स्वीकार किया था जीवन में और उनका खजाना खाली हो गया था, ऐसी बात नहीं थी। राणा प्रताप हमेशा हर समय अपने सैनिकों को जो वेतन था समय से दिया करते थे, लेकिन खुद के लिए कठोर रहना स्वीकार किया था। जब तक चित्तौड़ नहीं प्राप्त कर लूंगा तब तक मैं बिछावन पर नहीं सोऊंगा। जब तक चित्तौड़ नहीं प्राप्त कर लूंगा तब तक मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा, पत्ते के बर्तनों में भोजन करूंगा। यह स्वयं स्वीकृत त्याग था।
इस स्वयं स्वीकृत त्याग का गौरव कम हो जाए, इसके लिए बड़ी बड़ी कहानियां हमको राणा प्रताप को दीनहीन दिखाती हैं। हल्दी घाटी की मिट्टी इस बात को कि हम अपने पूर्वजों को ठीक से जाने, उनके शौर्य को पहचाने, उनकी ताकत को पहचाने, उनके द्वारा किए गए कार्यों को पहचाने, इस दृष्टि से भी जरूरी है। जब हम अपने पूर्वजों को जानते हैं, अपनी परंपरा को जानते हैं, तो हम ये भी जान जाते हैं कि हमें जाना कहां है। मैं इस अवसर पर अंतिम बात कहूंगा कि हल्दी घाटी की मिट्टी का तात्पर्य राजस्थान की, मेवाड़ की उस महान परंपरा को जानना है। जो मैंने कहा कि वो राणा कुंभा से प्रारंभ होती है, और राणा कुंभा और बप्पा रावल की तलवारें वो तलवारें थी जिन्होंने मध्य एशिया तक भारत का परचम लहराया था। वो इतिहास के पन्नों से जो गायब है। राणा कुंभा की बात करते हैं, 34 किलो का निर्माण करता है। हमें मेवाड़ के बारे में क्या समझ में आता है? पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है और थोड़ा सा उपजाऊ इलाका है। 34 किले एक शासक अपने कार्यकाल में निर्मित करता है। नहरों का संजाल बिछाता है, संगीत शास्त्र पर किताब लिखता है। महाराणा प्रताप के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो लगता है कि वो हर समय चेतक पर बैठ करके जंगल जंगल भाग रहे थे, पीछे से अकबर की सेना दौड़ा रही थी। ऐसा नहीं था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का राज्य बढ़ा। द्वेर के बाद तो संपूर्ण समस्या ही समाप्त हो गई। मुगल इतिहासकार भी लिखते हैं कि महाराणा प्रताप जीता था। लेकिन वो भी मतलब नहीं है। महाराणा प्रताप क्या कर रहे थे इसके सिवाय वो इतिहास के पन्ने से गायब है। 4 किताबें जो उन्होंने अपने कालखंड में अपने दरबार के स्कॉलर्स से लिखवाई थी, उनको पढ़ना चाहिए। अब वो शीर्षक ऐसा किसी को अजीब लगा, राज्याभिषेक पद्धति। अब राज्याभिषेक पद्धति वह राज्य पद्धति है। अभिषिक्त राजा को प्रजा के हित में किस प्रकार से कार्य करना चाहे, इसका पॉलिटिकल सिस्टम है। वो कृषि व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, वो व्यापार व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो कर व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, संगीत के बारे में बात कर रहे हैं, वास्तुशास्त्र के बारे में बातें कर रहे हैं। राणा प्रताप का यह स्वरूप तो गायब है। तलवार के धनी, एक ही तलवार के वार से 2-2 हाथियों का मस्तक काट देने वाला बलशाली वो महाराणा तो था ही, लेकिन सुव्यवस्था, सुशासन सब तक उसके हितों को पहुंचाने की राजकीय व्यवस्था की निर्मित का भी था। इसलिए पता नहीं राणा प्रताप को हम कितना गाते हैं नहीं मालूम है, लेकिन मेवाड़ में अब भी सुबह शाम राणा की गीत आरती के तौर पर, भजन के तौर पर गाए जाते हैं। हमें यह ध्यान है कि राणा की का यह नाम भीलों ने, वनवासियों ने दिया था। उन भीलों के बीच आज भी राणा की का एक अवतारी पुरुष के रूप में मान्य है, उसकी पूजा होती है। मैं मालूम है क्या कोई तो कारण रहा होगा, कोई तो कारण रहा होगा कि हल्दी घाटी में लड़ गए, लेकिन हल्दी घाटी में लड़ने के बाद उनको क्या जरूरत थी? राणा कीका को, महाराणा प्रताप को अपना ईश्वर, अपना आराध्य मान करके जीवन चलाने की। हमने गाड़िया लुहारों के बारे में पढ़ा तो बहुत है। ये वही लुहार हैं जिन्होंने धातु कला के क्षेत्र में भारत के सर्वोत्कृष्ट योगदान किए हैं। 500 वर्षों से उन्होंने बैलगाड़ी पर अपना जीवन काटेंगे, स्थायी नहीं बसेंगे, लेकिन लोहे के हथियार बनाने का काम नहीं छोड़ेंगे।
जब तक हमारी धरती आजाद नहीं हो जाती है। अब कोई राणा कीका आएगा जो बताएगा कि उनकी धरती आजाद हो गई है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उन गाड़ियां लुहारों को कौन बताएगा कि भारत आजाद हो गया है, आपकी धरती आजाद हो गई है? विदेशी आक्रांताओं से आप मुक्त हो गए हो, विधर्मियों से आप मुक्त हो गए हो। आप एक स्थान पर बढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें भी पढ़ने और पढ़ने का अवसर दो। ये कौन बताएगा? ये तो वही बताएगा जो इस देश की गौरव गाथा से परिचित होगा, और इस देश की गौरव गाथा के बीच जिन लोगों ने स्वाभाविक रूप से कठिन जीवन जीना, उपेक्षित जीवन जीना, अभाव का जीवन जीना स्वयं से स्वीकार किया है, उनके लिए कुछ करना इस देश के लिए करना है। उनके लिए जीना वास्तविक त्याग और बलिदान का जीना है। मुझे विश्वास है कि हल्दी घाटी की पवित्र मिट्टी हम सबको उनके लिए जीना, समाज के अंतिम आदमी के लिए जीना, उपेक्षित के लिए, वंचित के लिए जीना, यह हमारे स्वभाव का हिस्सा बने। क्योंकि उपेक्षित और वंचित वो इसलिए हुए कि उन्होंने विदेशी हुकूमत के साथ समझौते नहीं किए। उपेक्षित और वंचित वो इसलिए हुए कि उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने मान बिंदुओं का परिवर्तन नहीं किया। जीवन की कठिन परिस्थितियों में डाल करके वो जीते रहे उस देश में जहां करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, नोमैडिक ट्राइब के रूप में जिनको समझा जा रहा है। ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग जो प्रत्यक्ष जहां दिखाई दे रहे हो, वहां देश का नौजवान केवल पेंशन के लिए अगर देश जलाने की कोशिश कर रहा है तो इस देश के लिए खतरनाक है। हमारे पूर्वजों की महान उज्जवल परंपरा पर हम सब कहीं कलंक न हो जाएं, इसका विचार का प्रश्न है। और मुझे विश्वास है कि हल्दी घाटी के पवित्र मिट्टी ऐसे अवसरों पर हमें प्रकाश देगी, हमें ओज देगी, हमें सही दृष्टि देगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं।